समास का ये भाग 20 है और भाग 19 या फिर भाग 18 की तरीके से इस भाग में भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वे प्रश्न जो हमको एक सीख देते हैं और इस प्रकार के तमाम उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा रास्ता आसान करते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा इन प्रश्न अभ्यासों में प्रत्येक प्रश्न आपको कई प्रकार का वो रास्ता दिखाता है जिस रास्ते पर चलकर आप समास के किसी भी प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। समास के प्रत्येक भाग को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से एकदम आसानी से हमने समास के भागों को, उनके प्रकारों को, उनकी विशेषताओं को बहुत ही सरल भाषा में आपको हमने समझाने की कोशिश की है। तो जब भी देखिएगा तो समास के प्रत्येक भाग को क्रम से देखिएगा तो समास चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। आज समास का ये अंतिम भाग है, भाग 20 है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चैप्टर समाप्त होने के बाद हम उस चैप्टर से जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी टाइप के, सभी प्रकार के प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आते हैं और विस्तार पूर्वक उसका हल आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो आइए आज की इस श्रृंखला में भी हम देखते हैं कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ, मेरा नाम है बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है उचित विकल्प का चयन करें और उसके बाद एक लाइन दी गई है कमल नयन में है, अर्थात कमल नयन वह समस्त पद है जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है पूर्व पद उपमेय कर्मधारय समास। ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तर पद उपमेय कर्मधारय समास और ऑप्शन सी में दिया गया है उभय पद उपमेय कर्मधारय समास, जबकि ऑप्शन डी में दिया गया है पूर्व पद विशेष्य कर्मधारय समास। ऐसा कुछ ऑप्शन आपका बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देख रहे हैं कि पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद, उभय पद ये दिया गया है। आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। जैसे कोई समस्त पद होता है, कोई भी समस्त पद होता है, मान लीजिए राजमहल है। राजमहल में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 पद है, एक राज है, एक महल है। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है। पहले को संस्कृत में पूर्व कहते हैं और दूसरे को संस्कृत में उत्तर कहते हैं। यानी राज आपका पूर्व पद है और महल आपका उत्तर पद है। तो इस प्रकार से मित्रों हर समस्त पद में कम से कम 2 पद होते हैं, 2 शब्द होते हैं, जिसमें पहले वाले को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे वाले को उत्तर पद। तो उसी को यहाँ लिखा गया है पूर्व पद, उत्तर पद, उभय माने दोनों, सभी पद, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, इसमें चाहे आप कहिए पहले वाला शब्द, चाहे कहिए पहले वाला पद, शब्द और पद में क्या अंतर होता है। जैसे कोई शब्द ऐसे अकेले हो तो इसको शब्द कहेंगे और यही शब्द जब किसी वाक्य में हो जाए तो इस शब्द को आप तब पद कहेंगे। तो वही शब्द को ही पद कहते हैं, पद को ही शब्द कहते हैं। तो चाहे कहिए समस्त पद, चाहे कहिए समस्त शब्द, चाहे कहिए पूर्व पद, चाहे कहिए पूर्व शब्द, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार प्रत्येक समस्त पद में 2 पद होते हैं, जिसमें पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और बात की गई है यहाँ उपमेय की। उपमेय उपमान आपने अलंकार में पढ़ा होगा। आइए एक बात पुनः देख लेते हैं। जैसे कभी भी जब 2 शब्दों में आपस में तुलना कर दी जाए तो वही उपमेय उपमान होता है। जैसे एक शब्द है आपका चरण कमल। अब यहाँ एक शब्द चरण है, एक शब्द कमल है।
कमल की तुलना चरण की तुलना कमल से कर दी गई है, तुलना कर दिया गया तो यहाँ आपका उपमेय उपमान हो गया। लेकिन बात यह है कि कैसे हम जानेंगे कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है। तो जिसकी तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वो उपमेय होता है, जिसको तुलना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो उपमान होता है। इस चरण के लिए ही ये शब्द बोला गया है, अर्थात ईश्वर के चरण के बारे में कहा गया है। ईश्वर का चरण इतना कोमल था जैसे कमल का फूल। तो जिसने भी इसको कहा, जिसने भी इसको देखा, उसने चरण को देखा, कमल को नहीं देखा। जिसके लिए बोला गया है शब्द वो चरण है, कमल नहीं है। तो वक्ता के सामने जो चीज प्रस्तुत होती है वो उपमेय होता है। वक्ता से दूर जो वस्तु होता है वो उपमान होता है, उपमान होता है। अर्थात किसी भी शब्द को देखिए तो आप एक बार सोचिए, इस शब्द को जिसने भी बोला होगा, कहा होगा, पहले किस चीज को देखा होगा, कौन सी चीज उसके पास होगी, जो पास में होगी, जो वास्तविक वस्तु होगी वो उपमेय होती है। और जो जिस वस्तु की वो कल्पना करता है, जिससे उसकी उपमा देता है, जो उससे दूर होती है जो वस्तु, वो उपमान होता है। तो यहाँ कहने वाले ने कहा चरण कमल, चरण को देखकर उसकी तुलना कमल से की। उसने देखा सबसे पहले चरण को, उसके पास था चरण, कमल तो उसके पास नहीं था, कमल कहीं दूर था, और कमल से उसकी तुलना कर दी। तो ये होता है उपमेय उपमान, जो कि आपको इस ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा, विशेष क्या होता है? तो विशेषण तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे काला, घोड़ा, दो शब्द है। यहाँ घोड़े की विशेषता बताई गई है, उसका रंग कैसा है, काला। तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। तो ये हो गया विशेष विशेषण। अब ऑप्शन चेक करते हैं अपने समासिक शब्द को लेकर के। समासिक शब्द है हमारा कमल नयन, कमल नयन। इसमें एक शब्द कमल है, एक शब्द नयन है। वास्तविकता ये है कि ईश्वर के नेत्र को किसी ने देखा, नेत्र इतने सुंदर थे जैसे कमल का फूल, नेत्र इतना सुंदर था जैसे कमल का फूल। तो देखने वाले ने देखा क्या, कमल का फूल देखा या फिर नेत्र देखा? उसके पास था क्या, उसने किस चीज की कल्पना की, कौन सी चीज उससे दूर थी? तो देखा जाए तो ईश्वर का जो नेत्र था, कमल के समान सुंदर नेत्र था, वो नेत्र उसके सामने था, उसी नेत्र को उसने देखा, वो उसके पास था, तो नेत्र उपमेय हो गया। और उससे दूर जो था, जिसकी कल्पना उसने की थी, वो कमल का फूल था, कमल का फूल उपमान हो गया। कमल का फूल उपमान है, नेत्र उपमेय है। यहाँ नयन आपका उपमेय है, कमल आपका उपमान है। इस प्रकार देखें तो ये पूर्व जो पद है, जो पहला जो पद है वो उपमान है, और उत्तर जो पद है वो उपमेय है। तो देखते हैं कि किसमें कहा गया है पूर्व पद उपमान, किसी में उपमान का नाम नहीं है। तो देखते हैं किसमें कहा गया उत्तर पद उपमेय। तो आपका ऑप्शन बी है, जिसमें कहा गया है उत्तर पद उपमेय कर्मधारय समास। यानी कमल नयन में जो नेत्र है, जो नयन है, वो आपका उपमेय है और उत्तर में है, इसलिए सही ऑप्शन होगा उत्तर पद उपमेय। उत्तर बाद वाला पद उपमेय, और कर्मधारय समास तो इसमें है ही। इस प्रकार हमने देखा कमल नयन का जो ये पूर्व पद कमल है उपमान है, उत्तर पद नयन है वो उपमेय है, और उत्तर पद उपमेय कर्मधारय समास आपका ऑप्शन बी है। अर्थात आपके पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। तो इस प्रकार हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल किया। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल की परीक्षाओं में आते हैं, और चेक हमको करना होता है दो चीज, उपमेय उपमान और विशेष विशेषण। दोनों में आप ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा उस वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। उपमेय उपमान में एक बार आप सोचिएगा, जो शब्द है उसको बोलते समय, उसको कहते समय, अथवा उसको लिखते समय लिखने वाले, बोलने वाले, कहने वाले के पास जो था, जो वास्तविक वस्तु थी, वास्तविक व्यक्ति था, वो उपमेय होता है।
और उस किससे किसी चीज की तुलना करने के लिए वक्ता जिस चीज की कल्पना करता है, जो उसके पास नहीं होता, उससे दूर होता है, उसे उपमान कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखिएगा कि जो समासिक शब्द है उसका पहला पद क्या है, उत्तर पद क्या है, पहला पद उपमेय है या विशेषण है या विशेष्य है या उपमान है, या फिर दूसरा पद विशेषण है, विशेष्य है, उपमेय है या फिर उपमान है। जो हो उसी हिसाब से आप जिस ऑप्शन को पाइए उसको आप सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आइए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और बहुत ही अच्छे प्रश्न को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। जी हाँ, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। प्रधानता पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। आइए जान लेते हैं कि किन समासों का उत्तर पद प्रधान होता है। तो कुछ ऐसे समास हैं जिन समासों का उत्तर पद प्रधान होता है, और कुछ ऐसे समास हैं जिनका पूर्व पद प्रधान होता है, और कुछ ऐसे समास हैं जिनका दोनों पद प्रधान होता है, और कुछ ऐसे समास होते हैं जिनका कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो आज सभी को हम जान लेंगे कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। देखना यह है, बहुत खास बात है कि संख्या में सबसे अधिक उत्तर पद वाले समास है जिसमें तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो आपने देखा तीन समास ऐसे समास है जिनका उत्तर पद ही प्रधान होता है, और पूर्व पद प्रधान वाला एक ही समास है, वो है अव्ययीभाव समास। दोनों पद प्रधान होते हैं जिनके उस समास का नाम है द्वंद्व समास, और जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता वो है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से ये हमको याद करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो हमको मिलते हैं तीन समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास, जिनके उत्तर पद प्रधान होते हैं। इसके बाद आता है अव्ययीभाव समास का नंबर, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, और दोनों पद जिनका प्रधान होता है वह द्वंद्व समास, तथा कोई भी पद जिसका प्रधान नहीं होता है वो है बहुव्रीहि समास। तो क्वेश्चन में हमारे कहा गया जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान वाला एक ही समास है, और वो कौन सा समास है, वो अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन चेक करेंगे तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है अव्ययीभाव समास। तो ये तो हो गया प्रधानता पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के बाद आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में, और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में हमसे कौन सा प्रश्न पूछ लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में प्रतिक्रिया समस्त पद का समास विग्रह होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी जो समस्त पद है वो है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया समस्त पद का समास विग्रह सही क्या होगा वो आपको ऑप्शन में चुनना है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्रिया के लिए क्रिया, ऑप्शन बी में क्रिया से प्रेरित क्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया है क्रिया के द्वारा क्रिया, और ऑप्शन डी में दिया गया है क्रिया से संबंधित क्रिया। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आपका समास का क्वेश्चन है। देखिए समास से इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है,
अच्छा, किसी भी समस्त पद का समास विग्रह क्यों करते हैं? तो समास विग्रह करने का एक ही रीजन है, किसी समस्त पद का अर्थ समझने के लिए ही उस समस्त पद का हम समास विग्रह करते हैं। तो यहाँ हमको प्रतिक्रिया समासिक शब्द का समास विग्रह करना है। सही उसका समास विग्रह क्या होगा वो ऑप्शन में से चुन करके हमको सही करना है। देखिए यहाँ जो शब्द है आपका वो है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया इसमें दो पद हैं, एक है प्रति जो कि आपका पूर्व पद है, एक है क्रिया जो कि आपका उत्तर पद है। दो पद है ना। क्रिया माने आप जानते हैं कोई भी कार्य, क्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य। और यहाँ पर एक शब्द है प्रति। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब यहाँ हम समझेंगे, प्रति का मतलब होता है किसी चीज का दूसरा प्रतिरूप। जैसे फोटोकॉपी, आप कहते नहीं है कि इसकी एक प्रति और हमको दीजिए, तो उसके लिए उसी की फोटोकॉपी जेरॉक्स करा करके एक और दूसरी प्रति तैयार कर ली जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो दूसरी प्रति बनी वो किसके द्वारा बनी, किससे बनी? तो जो मूल पत्र होता है, जो मूल कागजात होते हैं, उसी से वो दूसरी प्रति बनती हैं। तो अर्थात जो दूसरी प्रति बनती है उसको बनाने में जो कार्य होता है वो चीज पहले वाले मूल जो कागजात होता है, मूल डॉक्यूमेंट प्रपत्र होता है, उसी से प्रेरित होता है, उसी से ही वो बनता है। इसलिए आपका जो प्रतिक्रिया शब्द का सही समास विग्रह होगा वो होगा क्रिया से प्रेरित क्रिया। प्रतिक्रिया का सही जो समास विग्रह होगा वो होगा क्रिया से प्रेरित क्रिया। क्रिया से प्रेरित क्रिया, यही इस समस्त पद का सही समास विग्रह होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में ही दिया गया है कि क्रिया से प्रेरित क्रिया, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रिया से प्रेरित क्रिया। इस प्रकार के क्वेश्चन रटने या याद करने वाले नहीं होते हैं। ऐसे प्रश्नों को समझकर हमको हल करना होता है और ऐसे तमाम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास हम आपको करवा देंगे, जिससे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप हमारे द्वारा कराए गए अभ्यास के जरिए ही ऐसे कठिन अथवा इससे भी कठिन प्रश्नों को बहुत ही आराम से आसानी से हल कर सकेंगे। ये समास का अंतिम अभ्यास है, लेकिन इसके अलावा भी हम हिंदी की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा समय समय पर आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता रहता है। अभी हाल ही में आपको 7वां प्रैक्टिस सेट मिला होगा, तो उसमें समाज से क्या हिंदी के प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन उसमें शामिल होते हैं और ऐसे क्वेश्चन शामिल होते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे प्रश्न आप हल करके एक अच्छे अभ्यास को कर पाते हैं। तो ये तो हमारी श्रृंखला का तीसरा क्वेश्चन था। आइए अपने इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का अगला अथवा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में एक समस्त शब्द दिया गया है, एक शब्द दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि आखिर इस शब्द में कौन सा समास है। वो शब्द है बेवजह। जी हाँ, बेवजह शब्द में पूछा गया है कौन सा समास है। तो बेवजह शब्द में बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं कि इसमें कर्मधारय है कि अव्ययीभाव है कि द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है। आइए देखते हैं। ये जो शब्द है बेवजह, इसमें आपको एक शब्द तो स्पष्ट नजर आ रहा होगा, वो शब्द है वजह। जी हाँ, और बाद में है, और बाद में होने के नाते ये कौन सा पद होगा तो उत्तर पद होगा। आगे एक ही शब्द बच रहा है वो है बे। तो ये भी क्या कोई शब्द है? सोचने वाली बात है, ये कोई पद है या नहीं, पहले तो यही हम सोचेंगे। जब हम इसको दो पदों में बांट रहे हैं तो एक पद वजह तो है, एक शब्द है अर्थपूर्ण है। क्या बे भी ऐसा शब्द है जो कोई अर्थ देता है या फिर ये पद कहलाने के लायक ही नहीं है? आइए देखते हैं। तो आपने हिंदी के उपसर्गों में कुछ उर्दू के उपसर्ग भी पढ़े होंगे।
उर्दू के उपसर्ग में बा आपका एक उपसर्ग है, बे आपका एक उपसर्ग है, ठीक है। तो बा माने साथ, बे माने बिना, ये अर्थ देता है। अर्थात सिद्ध होता है जो पहला पद बे है ये आपका एक उर्दू का उपसर्ग है। और आपको याद करिए, एक समास पढ़ाते समय हमने कहा था कि जब किसी समास पद की शुरुआत में आपको उपसर्ग मिल जाए तो कौन सा समास होता है, याद जरूर करिएगा। वीडियो को पुश करके जरूर आप सोचिएगा कि जहाँ उपसर्ग जुड़ा होता है वहाँ कौन सा समास होता है। तो हमने उसमें बताया था उपसर्ग भी अव्यय की भांति होता है, इसका भी रूप कभी भी बदलता नहीं है, अर्थात उपसर्ग को भी आप अव्यय कह सकते हैं। तो यहाँ पर बे आपका एक उपसर्ग है और उपसर्ग होने के नाते ये आपका एक अव्यय कहलाएगा। और अव्यय जिस समस्त पद में शुरुआत में जुड़ा हो आप जानते हैं वो एक ही समास होता है, वो है आपका अव्ययी भाव समास। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि बेवजह शब्द में आपका जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन को हमने हल किया और पाया कि इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस श्रृंखला का पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि जब किसी प्रश्न में नहीं होता है तो इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। इसको नहीं अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन गलत होने का 90% चांस रहता है। तो इसमें नहीं दिया गया है, कहा है कि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो अभी आपने देखा कि कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष इन तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है, बाकी द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है। इसके अलावा बहुव्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और एक समास आपका ऐसा है वो है अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो ये है प्रधानता। पूछा गया कि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो वो समास है आपका बहुव्रीहि। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी में दिया गया है बहुव्रीहि समास। जी हाँ, बहुव्रीहि समास का ही कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले ही आपने सही कर दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय को ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला यानी छठवां क्वेश्चन कि छठवें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। छठवां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संप्रदान तत्पुरुष समास है। बहुत ही डीप का क्वेश्चन है। ऑप्शन है मुंह तोड़, पाठशाला, गुरुदत्त, इनमें से कोई नहीं। आइए इसे बेसिक से देखते हैं। पूछा है संप्रदान तत्पुरुष समास। आप जानते हैं कि संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो को है या फिर के लिए है। अर्थात जिस समस्त पद का समास विग्रह हम करें उसके बीच में को या फिर के लिए आदान प्रदान के भाव में मिल जाए, उसी में आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष समास के प्रकारों की यही विशेषता होती है कि कारक के प्रसर्गों को लेकर उनके प्रकार होते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़कर कर्मकरण, संप्रदान, अपादान और संबंध अधिकरण के विभक्ति पाए जाते हैं तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और जिस कारक की विभक्ति पाई जाती है तत्पुरुष समास का वही भेद होता है। जैसे यदि कर्ण कारक की विभक्ति पाई गई तो उसमें कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो पहला शब्द है आपका मुंह तोड़। मुंह तोड़, मुंह तोड़ का समास विग्रह होगा
सॉरी मुंह को तोड़ने वाला। अब इसमें को है, मुंह को तोड़ने का काम हो रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए ये को संप्रदान वाला नहीं होगा। संप्रदान वाला वही को होगा जहां कुछ आदान प्रदान का भाव मिल गया। तो यहां पर ये को जो है कर्म कार्य की विभक्ति मानी जाएगी। आगे देखते हैं तो अगला शब्द है पाठशाला। पाठशाला, पाठ की शाला, पढ़ने का शाला, पढ़ने का घर। की मिला अर्थात इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। तो देखते चले हम लोग, इसमें जो है समास है वो कर्म तत्पुरुष समास है। इसमें जो है वो संबंध तत्पुरुष समास है। आगे चेक करते हैं तो अगला जो शब्द है ऑप्शन सी वो है गुरुदत्त। गुरुदत्त समास विग्रह होगा गुरु को दिया हुआ। अब देखिए ध्यान देना, यहां पर भी हमको को मिल रहा है, लेकिन को जो भाव दे रहा है वो आदान प्रदान का। गुरु को दिया हुआ मतलब कुछ दिया गया है, आदान प्रदान का भाव लेकर आया है को, अर्थात ये को जो है वो संप्रदान कारक की विभक्ति है। इसलिए गुरुदत्त में जो समास होगा वो होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। जी हाँ, संप्रदान तत्पुरुष समास। और यही हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संप्रदान तत्पुरुष समास है? तो गुरुदत्त में संप्रदान तत्पुरुष समास है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार 6वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो गया। इस प्रश्न को देखने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का 7वां क्वेश्चन। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि समास का जो विलोम शब्द होता है वो, हमारे बताने से पहले आप बताएं, समास का विलोम शब्द व्यास होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, आप जानते ही हैं आप जानते ही हैं कि समास में होता क्या है। समास में एक से अधिक पद को, 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, सभी पदों को जोड़कर एक किया जाता है। तो समास में होता यह है, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्दों को बटोर दिया जाता है, शब्दों को शार्ट कर दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि शब्दों को संक्षिप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन में ध्यान देते हैं तो संक्षिप्त करना, विस्तार, बराबर, अलग, तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, जो जिसमें कहा गया है संक्षिप्त करना। जी हाँ, समास का जो अर्थ है वो है संक्षिप्त करना। तो इस प्रकार 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षिप्त करना। तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का अंतिम एवं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद पूछे गए हैं। तो कारक के आधार पर जो भेद इसके होते हैं, जिसमें पहला है कर्म या द्वितीय तत्पुरुष समास, पहला भेद हो गया। दूसरा भेद करण या द्वितीय तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष समास। चौथा हो गया
अपादान या पंचमी तत्पुरुष समास। और पांचवा हो गया संबंध या षष्ठी तत्पुरुष समास। और छठा हो गया अधिकरण या सप्तमी तत्पुरुष समास। तो कुल मिलाकर कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो कुल ये 6 भेद होते हैं। 6 हिंदी में जो 8 कारक होते हैं उसमें से कर्ता और संबोधन को छोड़कर 8 में से 2 घट जाता है तो कुल बचता है 6। और वही 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है 6 और 6 दिया गया है ऑप्शन बी में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा 6। जी हाँ, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो इस तरह से मित्रों आज हमने समास के भाग 20 में समास से संबंधित कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्नों को देखा। अच्छे प्रश्नों से हमारा एक अच्छा अभ्यास हुआ और हमें ये सीख मिली कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे उस क्वेश्चन को बनाएंगे या सही करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना है आपसे कि हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बगल बने बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों में अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो विदा लेता हूं मैं बाल मुकुंद आज के इस वीडियो से। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।